हेलो एवरीवन, मैं गौरी शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं रैंकर्स एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हो सकता है कि आप बोर हो जाओ क्योंकि ये लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना, वो फाउंडेशन सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज चल रहा है? फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब होता है एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। मतलब आपको कभी भी दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग जो कल का क्लास हम लोगों ने किया था, उस क्लास से रिलेटेड क्या चीज़ था उसमें, उसको पहले हम लोग 2 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज का सेशन हम लोग बढ़ाएंगे। हमने कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते किसको हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा कि साइन, और यहाँ पे साइन के साथ में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में कोई ना कोई एक एंगल आता है। यहाँ पे क्या आता है? एंगल आता है। फिर कॉस पढ़ा हमें, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, आप एक बात और समझो, हम लोग बार बार ना इस बात को यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको एब्रिविएट करेंगे और हम लोग अब से बोलेंगे टी रेशियो। क्या? टी रेशियो। ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो तो लिखा ही हुआ है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बोल करके टी रेशियो बोलेंगे। तो हमारा पहला टी रेशियो क्या था? साइन, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल आता है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि क्लास टेंथ में जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ टी रेशियो को पढ़ना है। किसके साथ? टी रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। बात समझ आया? मतलब यहां पे जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा? एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, और 0 डिग्री से बड़ा हो, उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 में जो भी टी रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे, और उन टी रेशियोज के साथ में आपको पता है कि एंगल भी आता है। आपको पता है कि टी रेशियो के साथ में एंगल आता है, और वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो कॉस के साथ में भी एक एंगल आएगा। हमारा थर्ड टी रेशियो जो था वो टैन एंगल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एंगल आएगा। फिर कॉसेक, फिर से यहाँ पे एंगल आएगा। सेक एंगल आएगा, और लास्ट टी रेशियो कॉट एंगल आएगा। बात समझ आया? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टी रेशियोज है हमारे पास क्लास 10 में क्या, हम पूरे इंटायर मैथमेटिक्स में यही सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। लेकिन क्लास 10 में हमें पढ़ने हैं टी रेशियोज, लेकिन कौन से एंगल के रिगार्डिंग पढ़ना है? तो वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। आया बात समझ में? हमने जो कल पढ़ा था, आपको ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? वो एप्लीकेबल होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। इसलिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। ठीक है, चलो पहले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। तो ये ABC क्या है?
ए बी सी क्या है, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है कहां पे, एट बी। एट बी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री जो है वो बी पे बन रहा है। आया बात समझ में? ओके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन होता है ना, हमने कल का क्लास हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस। जो हमारा टी रेशियोज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, वो हमेशा किसी ना किसी एंगल के लिए डिफाइन होता है। अगर मान लो कि साइन आता है, सिर्फ साइन, कोई भी एंगल नहीं है, साइन के साथ में कोई भी एंगल हम नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब इसका कोई मतलब नहीं। जब तक साइन के साथ में यहां पे कोई ना कोई एंगल ना आ जाए तब तक ये मीनिंगलेस है। इसका मतलब ये है कि साइन के साथ कोई ना कोई एंगल आना चाहिए। या तो साइन एंगल ए आएगा, साइन ए बोलेंगे, या तो साइन के साथ में सी आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई ट्री रेशियो के साथ में कोई ना कोई एक एंगल आना ही चाहिए। आया बात समझ में? तो या तो साइन ए होगा या तो साइन सी होगा। हम लोग इसको साइन ए भी लिखते हैं इस तरीके से। ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल अगर नहीं भी देंगे तो गलत नहीं होगा। तो आप साइन ए को साइन ए के जैसा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन सी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये जो एंगल का सिंबल है इसको अगर नहीं भी देते हैं टी रेशियो में तो वो चलेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ ए और सी क्यों आ रहा है, बी क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टी रेशियोज के साथ में यहां पे जो एंगल है वो एंगल के प्लेस में सिर्फ ए और सी है, सिर्फ ये ए और सी है, बी क्यों नहीं है? तो आपको यहां पे बताया गया है कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी टी रेशियोज होता है वो डिफाइन किया गया है क्लास 10 में जो डिफाइन किया गया है वो टी रेशियोज जो डिफाइन किया गया है वो टी रेशियोज सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया है। मतलब इस ट्राइंगल में सिर्फ दो ही एंगल एक्यूट एंगल है, वो कौन कौन है, एंगल ए एक्यूट एंगल है और एंगल सी एक्यूट एंगल है। तो जो भी टी रेशियोज होंगे वो या तो ए के लिए डिफाइन होंगे या तो सी के लिए डिफाइन होंगे, बी के लिए नहीं हो सकता मेरे भाई। आया बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ टी रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कल का क्लास थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री बी पे बन रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला, मतलब सामने वाला साइड ए सी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब यहां पे डिपेंड करता है कि हम साइन के साथ में कौन सा एंगल लेंगे, दो ही एक्यूट एंगल लेंगे। ये बात तो कंफर्म है कि एक्यूट एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल में दो एंगल आ रहा है, एक एंगल ए आ रहा है या तो एंगल सी आ रहा है। ठीक है, या तो एंगल ए आ रहा है या तो एंगल सी आ रहा है। तो कौन से एंगल लेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग दोनों केस को समझेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग बीच में एक ऐसा लाइन बनाते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है, बी ए सी, और यहां पे भी ड्रॉ करते हैं।
ए बी सी। अब हम लोग समझेंगे, एक बार ए के लिए डिफाइन करेंगे टी रेशियोज को और एक बार टी रेशियोज को सी के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो बस आपको इस बात का ध्यान रखना, एक बार मैं याद दिला देता हूं कि अगर साइन आया उसका मतलब होता है, अगर साइन आया, अगर साइन आता है तो उसका मतलब आपको ध्यान, यहां पे मैं एंगल अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी एंगल नहीं लिख रहा हूं, पर आपको बस इतना एक तरीके से मतलब समझ लो कि बस ऐसे ही बता रहा हूं कि साइन का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा मतलब कॉस एंगल आएगा साथ में, लेकिन अभी एंगल को नहीं ले रहे, ठीक है। कॉस जहां पे दिखेगा आपको क्या करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है। टैन एंगल जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारा चेंज होगा। यहां पे क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉसेक होगा उसका क्या करना है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लेना है। जो सेक होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। और जो कॉट एंगल आएगा उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आएगा। फिलहाल क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। ये सारा कहाँ से आया, ये सारा कहाँ से आया आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है ये कि ये कैसे आया, ठीक है। साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब P अपॉन H। कॉस का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब B अपॉन H। टैन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P अपॉन बेस B, P अपॉन B, PB। कॉसेक का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब H अपॉन P। सेक का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब H अपॉन B बेस। कॉट का वैल्यू B अपॉन P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, सारे टी रेशियोज को एक बार A के लिए समझते हैं कि अगर A आएगा तो क्या होगा, अगर C आएगा तो क्या होगा। साइन A क्या, कौन सा एंगल है, साइन। आपको इस बात का अच्छे से, इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं और ये टी रेशियोज के साथ में हमेशा एक एंगल आता है। अभी फिलहाल मैंने एंगल ए लिया है, उस केस में एंगल सी को लेने वाला हूं, ठीक है। तो साइन ए, वैसे तो साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे किसके रेफरेंस में, किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है साइन का वैल्यू। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहां पे ले रहे हैं वो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं उस एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना AC, वो तो हाइपोटेनस है ही। और जो एंगल को आप लेते हो उस एंगल के सामने वाला साइड BC मतलब परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये H है, अगर ये P है, तो ये जो AB बच गया वो क्या है, वो B फॉर बेस हो गया। आया बात समझ में। तो ये मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एंगल। यहां पे जो मेरा पर्टिकुलर एंगल है वो एंगल A है, मतलब एंगल A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो आपको बताना है P अपॉन H हो गया साइन का मतलब, तो परपेंडिकुलर कौन बन गया, BC बन गया। कौन बन गया, BC। और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो फिलहाल साइन A का मतलब ये वाला वैल्यू होगा BC अपॉन AC। अगर मैं यहां पे लेता हूं cos A, क्या लिया, cos A, तो आपको पता है ना कि cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब होता है B अपॉन H। क्या होता है, B अपॉन H। किसके रिस्पेक्ट में, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos है वो किसके रिस्पेक्ट में है, A के रिस्पेक्ट में है। A के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बेस ये होगा। यहाँ पे बेस का वैल्यू पुट करो, बेस कौन बन रहा है, AB बन रहा है, मतलब B के प्लेस पे
ए बी आएगा, और एच के प्लेस पे एच 90 डिग्री के सामने वाला कौन, ए सी। ठीक है, उसके बाद कौन है, साइन कॉस के बाद कौन आता है, थर्ड टी रेशियो, टैन ए। टैन ए आपको ध्यान में आ रहा होगा, टैन का वैल्यू कितना होता है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है। तो एक रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो टी रेशियो है, ये जो टी रेशियो है वो एक रिस्पेक्ट में है, मतलब पी अपॉन बी। तो ए के सामने वाला पी बन गया, मतलब बी सी जो है वो पी बन गया। तो पी का वैल्यू कौन बन गया, बी सी, और बेस कौन है, बेस ए बी है। आ रहा है बात समझ में, बात समझ में आ रहा है। जो भी एंगल लेंगे ना उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, कॉसेक, कौन सा, कॉसेक ए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो इस लाइन के इस तरफ जो होगा वो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और उधर जो है वो सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। कॉसेक ए, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, मतलब एच अपॉन पी। क्या, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच का काम कौन कर रहा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का काम ए सी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए सी पुट करेंगे। और परपेंडिकुलर का वैल्यू तो आपको पता ही है, एक रिस्पेक्ट में यहाँ पे काम किया जा रहा है, एक रिस्पेक्ट में, मतलब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेक ए, सेक ए का वैल्यू कितना होता है, एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी होता है। ये सारे वैल्यूज आपको रटे हुए होने चाहिए। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है, पता है ना, ए सी कर रहा है। और बेस का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। ठीक है, लास्ट वन हमारा कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए, और इसका वैल्यू होता है b अपॉन पी होता है। b का काम कौन कर रहा है, b का काम ए बी कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ए बी लिखूंगा, और p का काम कौन कर रहा है, a के सामने, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, a के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, मतलब बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, तो नीचे में p है, नीचे में p है, मतलब बी सी लिखूंगा यहाँ पर। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अगर इसी ट्रायंगल में मैं सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसी चीज को मैं यहां पर समझने वाला हूं। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां पर समझने वाला हूं कि सी के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो ये सारे वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन ए नहीं लेना है, सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, एंगल सी। कोई भी टी रेशियोज बिना एंगल का आ ही नहीं सकता, कोई भी टी रेशियोज बिना एंगल का नहीं आ सकता। अगर वो बिना एंगल का दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इसके साथ में कोई ना कोई एक एंगल आएगा। ए के लिए हम लोग ऑलरेडी इधर देख चुके हैं, हमें देखना है अब सी के लिए। तो यहाँ पे किसको लूंगा मैं, सी को लूंगा। ठीक है, साइन सी। वैसे तो एंगल कोई भी आए, साइन का मतलब P अपॉन एच होता है, तो P अपॉन एच तो होगा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बनेगा कौन। तो यहाँ पे मैं किस रिस्पेक्ट में, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के सामने कौन दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है, मतलब इस बार परपेंडिकुलर का काम ए बी करेगा। इस बार परपेंडिकुलर का काम कौन करने वाला है, ए बी। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो सी के रिस्पेक्ट में है, मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में है, तो एंगल सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा। और 90 डिग्री के सामने जो होता है कौन है, ए सी है, वो तो हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, ये एच है, ये पी है, तो बचा कौन, ये बेस बन जाएगा। तो आप इस धोखे में कभी मत रहना कि अगर ये इस तरीके से तो हमेशा इसी को परपेंडिकुलर बनाना है, इसी को बेस बनाना है। नहीं, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो यार, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात करो, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। आया बात समझ में, उसी बात को तो मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो साइन सी
का वैल्यू p अपॉन एच, साइन का वैल्यू p अपॉन एच, c है इसलिए c के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो p का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, तो p की जगह पे ए बी आ जाएगा। और h का काम कौन कर रहा है, ये तो फिक्स्ड है भाई, ये h का वैल्यू ए सी ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कॉस c का बात करने वाला हूं। वैसे कॉस है तो b अपॉन एच ही आएगा, तो b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, c के रिस्पेक्ट में, c के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो c के सामने वाला p हो गया, तो बचा कौन, ये बेस बचा। बेस का काम कौन कर रहा है, bc कर रहा है, इसलिए यहाँ पे b के प्लेस पे bc, और नीचे में h है, h का काम कौन कर रहा है, ac कर रहा है, तो ये cos c का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से हम लोग tan c लिखेंगे, p अपॉन b होता है, p का काम कौन कर रहा है, ab कर रहा है, और बेस का काम कौन कर रहा है, bc कर रहा है। ठीक है, उसके बाद cosec c, जो भी टी रेशियोज हम लोग ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस। वैसे कॉसेक का वैल्यू कितना होता है आपको बताना है, मन में सोचो। कॉसेक का वैल्यू h अपॉन पी होता है। h का काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है ना, ए सी कर रहा है, और p का काम कौन कर रहा है, p का काम ए बी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेक सी का मतलब सेक का वैल्यू कितना होता है, b h अपॉन b होता है। h का काम कौन कर रहा है, h का काम कर रहा है ए सी, और बेस का काम कौन कर रहा है भाई, इसको नहीं ले लेना, ये बेस नहीं है, बेस हमारा BC है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन कॉट C, इसका वैल्यू क्या होता है, B अपॉन P होता है। बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम BC कर रहा है, तो BC आएगा। नीचे में P है तो P का काम कौन कर रहा है, P का काम AB कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल सेम है, लेकिन जो टी रेशियोज हम लोग ले रहे हैं, हम लोग टी रेशियोज ले रहे हैं वो टी रेशियोज अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में लिया गया है। यहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में, वहीं दूसरी ओर एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू BC अपॉन AC, तो यहाँ पे भी BC अपॉन AC आना चाहिए था ना, नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, तो वैल्यू भी चेंज होगा। आया बात समझ में। वो अलग बात है कि P अपॉन H हमेशा होगा, तो P अपॉन H होगा तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन का वैल्यू, लेकिन P अलग अलग साइड बन जाता है किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल चेंज, परपेंडिकुलर चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन, है ना, ये हमारा क्या था, रिवीजन था। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ना कि वीडियोस जो हैं वो थोड़े लंबे बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए बन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियोस जो है वो थोड़ा लंबा बन रहा है। लंबा इसलिए बन रहा है ना क्योंकि ये फाउंडेशन सीरीज़ है। फाउंडेशन सीरीज़ का मतलब ही होता है कि आपको हर एक चीज़ एकदम बारीकी से डिटेल में बताया जाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊँगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं ना, तो आपको वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही दिए होंगे, है ना, जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो सब्सक्राइब किए होंगे। और अगर सच में वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, और शेयर आपको कम से कम एक फ्रेंड को ज़रूर करना है। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहा है, मेरा क्लास पसंद आ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ समझते हैं। जैसे हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉस एक्स कॉट, और यहाँ पे साथ में कौन आता है आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल आता है। ठीक है, चलो उस एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। पहले आपको पता है क्लास 7, 8, 9 में आपने बहुत सारे एंगल के साथ काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल, यही इसी को एंगल बोलते हैं ना, इसी को एंगल बोलते हैं। आपने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इसको, इस सिंबल को आपने कभी यूज़ किया? हाँ, आपको पता है, आप यूज़ किए हैं। आप क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हैं, ट्राइंगल्स पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे आप भरपूर इसको यूज़ किए होंगे। आपको मैं याद दिलाता हूँ, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता होगा, ये एंगल दे दिया 35, बोल दिया x, और इस तरीके से क्वेश्चन आता था कि फाइंड x, क्या आता था ना। मतलब आप एंगल को है ना क्या कर रहे हो, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? सिंबल। और वो सिंबल कौन सा है? x है। जरूरी नहीं है कि x है, हो सकता है y हो सकता है x, z हो सकता है a हो सकता है b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्मॉल लेटर से आप एंगल को रिप्रेजेंट किया करते थे, है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, मतलब टी रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एंगल को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, एंगल को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे? इस सिंबल का यूज करेंगे। इस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। जैसे x है, जैसे y है, वैसे ये भी एक सिंबल ही है। मतलब इस बार हम लोग यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे x यूज करते थे ना, इस बार हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थीटा। ठीक है, क्या नाम है? थीटा नहीं, थीटा ही है। ठीक है, क्या नाम है इसका? थीटा। जैसे वो x है, आपको ये पता है ये क्या है? इसका नाम क्या है? अल्फा। क्या? अल्फा। इसका नाम क्या है? बीटा। क्या नाम है? बीटा। ठीक है, उसके बाद एक और सिंबल होता है इस तरीके से, ऐसे होता है, इसका नाम है गामा, है ना। क्या नाम है? गामा। उसी तरीके से इसका नाम क्या है? थीटा। जैसे ये है ना, क्या ये x है, ये y है, वैसे ये क्या है? थीटा है। तो हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ज़्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। मतलब ये हुआ ना, मतलब ये हो गया कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, जो मैं बार बार बोल रहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिस्पेक्ट में लिखना है, एक रिस्पेक्ट में। अगर आप ऐसे लिखते हो साइन ए, क्या लिखते हो? साइन ए। अगर मैं एंगल ए को इस तरीके से थीटा बना देता हूं कि एंगल ए का वैल्यू है कितना, एंगल ए का वैल्यू कितना? थीटा है। या फिर एंगल ए को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो साइन ए लिखो या तो साइन थीटा लिखो, दोनों सेम ही चीज है, दोनों इक्वल है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम चीज है। आ रहा है बात समझ में? ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अल्फा है। अगर आप लिखते हो टैन सी, क्या लिखते हो? टैन सी लिखते हो ना, और सी का वैल्यू कितना है? मतलब सी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई लिखता है टैन अल्फा लिखता है, क्या लिखता है? टैन अल्फा। तो टैन सी लिखो या तो टैन अल्फा लिखो, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को यूज में लाते हैं टी रेशियोज के साथ में। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बता रहा था? बता ये रहा था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा हुआ कुछ बात को सीखेंगे, मतलब टर्म्स रिलेटेड टू टी रेशियोज। जैसे अगर मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देता है साइन, और पता है ना साइन के साथ मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में कोई ना कोई एक एंगल आता है, और वो एंगल मान लो थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका आखिर मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग है
आपको कभी भी गलती से भी ये मत समझ लेना कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो है ना रॉन्ग है। साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। आया बात समझ में? थीटा और साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इसको कभी भी ऐसे मत समझना कि साइन और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। साइन के साथ में थीटा आ रहा है, साइन के साथ में थीटा आ रहा है। ये कंबाइंड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये कंबाइंड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में। जैसे 52 अगर लिखना है, क्या लिखना है? 52। तो 52 को वर्ड्स में मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हो? 52 लिखते हो ना। 52 को ऐसे ही लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। तो क्या इसका मतलब 5 × 2 होता है क्या? नहीं होता है मेरे भाई। 52 जो है ना, 52 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये सही है, ये गलत है। तो क्या 5 2 के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। वैसे ही साइन और एंगल के बीच में, मतलब टी रेशियो और उस टी रेशियो का एंगल, मतलब जो भी टी रेशियो ले रहे हैं, अगर मान लो कि मैं टैन ले रहा हूं, टैन अल्फा, तो ये टी रेशियो होगा और ये टैन का एंगल हो गया। तो टैन और अल्फा के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन अगर कोई समझ रहा है तो वो गलत समझ रहा है। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टर्म जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी था। अब हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। अच्छा, टी रेशियोज के बीच में रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। इसका क्या मतलब है? क्या आप क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े? जैसे x = 2y। क्या ऐसा इक्वेशन आपने पढ़ा है क्लास 9 में? क्या आप ऐसा रिलेशन पढ़ा है? तो ये क्या चीज है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को। अब बात आ रहा है किसका रिलेशन? रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब x और y का रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y के बीच में इक्वल का सिंबल होगा, तभी तो ये एक रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो किस तरीके से है? x जो है वो y का 2 गुना है। x जो है y का 2 गुना है। x is twice of y। x is twice of y। आ रहा है बात समझ में? ये रिलेशन होता है ना, वेरिएबल्स के बीच में। तो हम लोग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे। किनका रिलेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहला रिलेशन क्या होता है देखते हैं। जो पहला रिलेशन है वो ये होता है साइन। अब यहाँ पे साइन के साथ कोई ना कोई एक एंगल आएगा, है ना, कोई ना कोई एक एंगल आएगा। वो एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जैसे x का रिलेशन y के साथ था, वैसे साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? तो साइन का रिलेशन जो होता है वो कॉसेक के साथ होता है। किसके साथ होता है? कॉसेक के साथ होता है। कॉसेक, यहाँ थीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी थीटा ही आएगा। अच्छा, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखा हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 आएगा।
ठीक है, 1 आएगा। तो साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक के साथ बनता है, लेकिन किस तरीके से बनता है वो यहां पे देखना है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा का रिलेशन सेक के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? सेक के साथ। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जो तीसरा रिलेशन है वो क्या है? टैन थीटा का रिलेशन है। टैन थीटा का रिलेशन कॉट के साथ बनता है, लेकिन 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 5 है, ये 5 है, अगर मैं पूछूं अगर आपसे कि 5 का रेसिप्रोकल बताओ, क्या बताओ? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन 5। तो क्या हुआ? ये 1 अपॉन 5 और ये 5 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर मैं ये कहता हूं कि 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है, तो 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल बताओ, रेसिप्रोकल। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। मतलब रेसिप्रोकल सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है। आ रहा है बात समझ में? रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 पूछूं तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 अभी आपको बताया गया कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। तो ये 1 कहाँ जाएगा? ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये 3 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है तो ये कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 और 3/1 का रेसिप्रोकल कौन? 1/3। मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। आ रहा है बात समझ में? वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। और मतलब साइन का रेसिप्रोकल किसके साथ बनता है? तो कॉसेक के साथ। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो 1 अपॉन सेक होता है। टैन का रेसिप्रोकल रिलेशन जो बनता है वो कॉट के साथ बनता है। किस तरीके से? टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि साइन का तो बन गया, अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। चलो इसको डायरेक्ट नहीं, इसको ऐसे समझते हैं। चलो इन दोनों को मैं क्या करता हूं ना, अभी मिटा देता हूं इसको, फिर से हम लोग समझेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी ही समझेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर मैं इस कॉसेक थीटा को इधर बुलाता हूं LHS की तरफ, ये साइन थीटा है ही, और ये कॉसेक थीटा अगर इधर डिवाइड में, इधर किधर आएगा? इधर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इधर किस तरफ आएगा? मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ क्या बचा? ये तो चला गया, बचा सिर्फ 1 और नीचे में ही 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 ही बचेगा। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि कॉसेक थीटा निकाल लो। क्या निकालो? कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा निकाल रहे हैं इसका मतलब साइन यहाँ से हटेगा मतलब वो RHS में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिखाई दे रहा होगा। अगर साइन का वैल्यू पूछे तो 1 अपॉन कॉसेक, अगर कॉसेक का वैल्यू पूछे तो 1 अपॉन साइन। देख रहे हो जादू दिखाई दिया? जादू मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन आपस में बनता है। मतलब क्या बनता है? साइन थीटा पूछे तो 1 अपॉन कॉसेक बोलना है हम लोगों को। अगर कॉसेक पूछे तो 1 अपॉन साइन बोलना है। आ रहा है ना बात समझ में? तो ये हमारा पहला हुआ, ये चलो यहाँ से समझ रहे थे इसको ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा दूसरा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो यहाँ से सेक को अगर इधर बुला लिया जाए तो इधर कौन है पहले से? कॉस थीटा तो पहले से यहाँ पे, सेक थीटा इधर आएगा मल्टीप्लाई में, सेक थीटा। यहाँ कौन बचा? 1 बचा। यहाँ पे कॉस तो ऑलरेडी है, चलो सेक निकालो ना, सेक थीटा निकाल के दिखाओ। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा को यहाँ से हटना पड़ेगा तभी तो सेक थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो कॉस थीटा उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा कॉस थीटा। तो इसको करो बंद,
क्लोज करो, है ना, ब्रैकेट में एक बॉक्स में क्लोज करो। तो कॉस का पूछे तो 1/sec बोलना है, अगर सेक पूछे तो 1/cos बोलना है। उसी तरीके से जो तीसरा हमारा है वो क्या है, tan थीटा है। तो tan का वैल्यू क्या होता है, 1/cot थीटा। कॉट थीटा को इधर बुला करके आओ, तो कॉट tan इधर पहले से है, प्रेजेंट पहले से है, कॉट इधर आएगा तो इनटू में आ जाएगा कॉट थीटा। इधर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से tan का वैल्यू पता है हमको, कॉट का वैल्यू चाहिए, तो कॉट का वैल्यू निकालो। यहाँ से tan को हटना पड़ेगा, tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो आ रहा है बात समझ में। अगर tan का पूछे 1/cot, अगर cot का पूछे 1/tan। आ रहा है ना बात समझ में। तो ये जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, ये रिलेशन कहलाता क्या है, ये रिलेशन कहलाता क्या है ना। जैसे इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। किसका, ऑफ टी रेशियोज, ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। आप इसको कर लो नोट, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज या फिर रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। वैसे आपको इस फॉर्मूले को 1 2 3 जो 3 फॉर्मूले हैं ना, आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। किस नाम से, इस नाम से, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से रेसिप्रोकल रिलेशन को फिर से देखते हैं। फिर से देखने का मतलब है कुछ अलग देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, कुछ अलग नहीं, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कॉसेक गया इधर, मल्टीप्लाई में गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। मतलब ये रिलेशन का बात कर रहे थे। तो साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉसेक के साथ बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना। जैसे क्यों बनता है, देखो 2/5 का रेसिप्रोकल बताओ कौन है, 5/2 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 2 गया, 5 5 गया, क्या बचा, 1 बचा ना। तो अगर रेसिप्रोकल रिलेशन दो जन के बीच में बनता है, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 1 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉसेक के साथ बनता है, इसीलिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 आ जाता है। वैसे ही बताओ कॉस थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन सेक के साथ बनता है, अगर कॉस और सेक को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल किसके साथ बनता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ बनता है, cot के साथ बनता है। अगर tan और cot को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ये था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद जो हमें देखना है नेक्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं या फिर कहते हैं क्या, कोसेंट रिलेशन। क्या कहते हैं, कोसेंट रिलेशन। देखो भाई, हो सकता है कि आप बोर हो जाओ, क्योंकि ये लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना वो फाउंडेशन सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज चल रहा है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब होता है एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। मतलब आपको कभी भी दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। आ रहा है बात समझ में। तो पढ़ाई करो इस तरीके से कि आपको दोबारा फिर से पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। हाँ, रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ेगा। रिवीजन तो हर एक चीज़ में मांगता है ना। तो रिवाइज हम लोग करेंगे, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे नहीं।
पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाता है, रिवीजन अलग चीज़ होता है। रिवीजन करोगे, अगर आप रिवीजन करोगे तो 1 घंटे का चीज़ 10 या 5 मिनट में हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवीजन। ठीक है। कोसेंट रिलेशन, कोसेंट रिलेशन, पहले ये जो वर्ड है ना कोसेंट, इसको समझो। अगर मैं कहता हूं कि इसको डिवाइड करो, फाउंडेशन सीरीज चल रहा है ना, हर एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइड करो, बच्चा बताएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, कैंसल आउट। अगर मैं कहता हूं कि इसको डिवाइड करो, फिर से 2 × 5 = 10 होगा, लेकिन इस बार यहां पे 1 बचेगा। अब हमको ये बताओ, इसको बोलते क्या है? आर का मतलब रिमाइंडर। ये जो 5 आया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट। यहां पे जो 5 है इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं ना। इसको तो डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, उससे मतलब ही नहीं है। जो 2 चीज हमको समझाना था, रिमाइंडर और कोसेंट के बारे में। वैसे रिमाइंडर भी हमारे लिए अभी यहाँ पे फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कोसेंट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कोसेंट रिलेशन पढ़ रहे हैं, है ना। कोसेंट रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो कोसेंट को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो कोसेंट इसको बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू, जो आंसर आता है ना, आप यही बोलते हो ना कि अरे इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, आंसर इतना आया। जैसे 15/3, 15/3, आंसर कितना आया? 5 आया। आंसर कितना है? तो इस 5 को आप बोलते क्या हो? आप आंसर बोलते हो, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है? ये होता है कोसेंट। क्या होता है ये? कोसेंट। आ रहा है बात समझ में? मतलब कोसेंट, ठीक है, कोसेंट। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोसेंट रिलेशन होता क्या है? देखो, इतना तो हम लोग जरूर समझ गए कि 20/10 मतलब 20/10, अगर इन दोनों का डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे जो भी आएगा इसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, है ना। कोसेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता है 2 आएगा। वैसे ही पहला, अगर साइन थीटा को आप डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, तो यहाँ पे क्या आएगा? टैन थीटा आएगा। तो ये क्या हुआ? कोसेंट हुआ ना। ये क्या है? ये कोसेंट हुआ भाई, ये कोसेंट हुआ, कोसेंट। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोसेंट रिलेशन। क्या नाम रखा गया है? कोसेंट रिलेशन नाम रखा गया है। दूसरा, अब दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है, अगर कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया जाए, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिए। क्या कर दिए? साइन चला गया नीचे और कॉस चला गया ऊपर। साइन गया नीचे और कॉस जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो रेसिप्रोकल हुआ। तो टैन का रेसिप्रोकल रिलेशन याद करो। टैन का रेसिप्रोकल किसके साथ बनता है? कॉट के साथ। तो टैन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। अगर इधर रेसिप्रोकल किया गया तो इधर भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, टैन से कॉट बनेगा। मतलब ये दोनों कोसेंट रिलेशन होता है। इन्हीं दोनों को हम लोग कोसेंट रिलेशन बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो एक हो गया रिलेशन बिटवीन, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक ये था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से पहला हमारा था रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या था? रेसिप्रोकल रिलेशन था। और दूसरा हमारा था कोसेंट रिलेशन, ठीक है। अब तीसरा हम लोग ये देखेंगे, पावर किसका? टी रेशियोज का। पावर ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? पावर ऑफ टी रेशियोज। देखो अच्छे से समझो पहले इसको।
मतलब टी रेशियोज का आपको करना क्या है, पावर करना है। चलो कोई भी टी रेशियो आप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैन को ले लिया, टैन के साथ एंगल आएगा आपको पता है, मतलब हर एक टी रेशियोज के साथ में एंगल आता है। इसका पावर करना है तो इसका पावर कुछ भी डाल दो यार, 2 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, टैन थीटा। तो इसका क्या मतलब होता है, यही समझना है हम लोगों को यही समझना है पावर ऑफ टी रेशियोज के अंदर में, कि अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर के प्लेस पे डाल देते हैं, तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है ना वो टैन के ऊपर आ जाएगा, टैन स्क्वायर, और ये थीटा। अगर कोई ये बोलता है टैन थीटा स्क्वायर आएगा, गलत। अगर कोई ये बोलता है टैन पे भी आएगा, थीटा पे भी आएगा, गलत, गलत है वो, है ना, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है फिर, ये होता है। मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे, पावर ऑफ टी रेशियो पढ़ रहे हैं ना, तो पावर किस पे जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाएगा। पावर किस पे जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाएगा। और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन है, तो टैन पे ना जाएगा पावर, एंगल पे नहीं जाएगा। और एक बात और, ये टैन के साथ में इंक्लूडेड है, ये एंगल है ना, क्या है, इंक्लूडेड है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होता ना, आपको पता है ये वाला रूल, अगर मान लो x इंटू वाई है, एक बात का ध्यान देखो, यहाँ पे इंटू आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर पावर 3 है तो ये पावर 3 जो है वो x का पावर 3 हो जाएगा, x टू द पावर 3, और y पे भी ये पावर आएगा, मतलब x पे भी ये पावर 3 जाएगा और y पे भी ये पावर जाएगा, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहना चाहिए, तब ऐसा होता है। लेकिन क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नहीं। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, पीछे समझे ना, टैन और एंगल के बीच में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसी का एंगल के बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसीलिए ये जो पावर है टी रेशियो पे आएगा, मतलब टैन पे आएगा, ना ही एंगल पे आएगा, गलत है, ना ही दोनों पे आएगा, गलत है, दोनों पे नहीं आएगा। दोनों पे आता कब है, जब दो जन मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे टैन और थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए पावर ऑफ टी रेशियो। क्या समझे, पावर ऑफ टी रेशियो। जैसे अगर कोई लिखता है ऐसे, साइन थीटा कॉस स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई लिखता है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस पे स्क्वायर जाएगा, थीटा पे नहीं, थीटा तो ऐसे ही रहेगा। अगर कोई लिखता है टैन थीटा का क्यूब, तो क्या होगा, टैन पे क्यूब आएगा, थीटा पे नहीं आएगा। पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाएगा, पावर ऑफ टी रेशियो, ठीक है। अगर कोई लिखता है कॉसेक थीटा का पावर 4, तो ये 4 किस पे जाएगा, कॉसेक पे जाएगा, थीटा पे नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अगर कोई लिखता है सेक थीटा और इसका पावर सेक थीटा और इसका पावर m है, तो ये सेक टू द पावर m और थीटा रहेगा बाहर में, ठीक है। ये जो पावर m है ना वो सेक पे जाएगा, थीटा पे नहीं जाएगा, एंगल पे नहीं जाता है। पावर कहाँ जाता है, टी रेशियोज पे जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट बच गया, अगर कॉट थीटा है और इसका पावर p है, इसका पावर कितना है, p है, तो ये पावर p कहाँ जाएगा, कॉट पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कॉट पे जाएगा, कॉट टू द पावर p, और थीटा इसके साथ में लग जाएगा, समझे, है ना। तो ये था हमारा आज का क्लास। यहाँ तक पहुँच चुके हो, इसका मतलब क्लास समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्लास समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो और एक बात ये भी है ना कि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप अपना नोट्स साथ में बनाते हुए चल रहे हो, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। जब रिवाइज करने का ज़रूरत पड़ेगा तो आप नोट्स ही पढ़ोगे, दोबारा से वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। और लास्ट, आपको पता है
वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, और अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं किसी का हेल्प कर पा रहा हूँ। तो लाइक करो और शेयर बहुतों के पास नहीं करना है, उसी के पास करो जिसको ये वीडियो ज़रूरत है। मतलब क्लास 10 के बच्चों को शेयर कर सकते हो, मिनिमम आप कम से कम एक फ्रेंड को ज़रूर करना ये वीडियो शेयर, ठीक है। और कमेंट भी करो कैसा लग रहा है क्लास। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग रैंकर्स एकेडमी।